So hello and welcome back students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 3 समकालीन दक्षिण एशिया। और आज की इस क्लास का हमारे पास टॉपिक है श्रीलंका। इससे पहले जितने भी देश आते थे लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल, हम उन सब देशों के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं हर एक स्पेसिफिक वीडियो के द्वारा। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आज की इस क्लास की एंड स्क्रीन में सभी क्लासेस लगी हुई हैं, आप डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। सो आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं हम श्रीलंका की। तो देखो श्रीलंका एक ऐसा देश है जो कि 1948 से अब तक वहां पे लोकतंत्र ही कायम है, परंतु फिर भी श्रीलंका को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मगर वो चुनौती ना तो राजतंत्र की थी, ना सैनिक शासन की थी, ना लोकतंत्र की थी। वो चुनौती जो थी वो थी जातीय संघर्ष की। यानी श्रीलंका के अंदर दो जातियां रहती हैं, पहला सिंगली और दूसरे तमिल। सिंगली वो लोग हैं जो कि वहां की आजादी के समय से ही वहां पर रह रहे हैं। तमिलनाडु वो लोग हैं, तमिल वो लोग हैं जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य से वहां गए हुए लोग हैं, वहां बसे हुए लोग हैं। तो इन दोनों के बीच में कुछ मतभेद है। वो क्या है कि सिंगली लोग ये कहते हैं कि हम यहाँ के मूलवासी हैं, तो सारे बेनिफिट, सारी सब्सिडीज हमें मिलनी चाहिए, और यहीं पर तमिल लोगों को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। और तमिल लोग ये कहते हैं कि हम भी तो यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, हमारा भी तो यहाँ पे कुछ हक है, हमें भी यहाँ पे चीजें मिलनी चाहिए, सारे बेनिफिट्स के अंदर हमारा ही पार्टिसिपेट होना चाहिए। और वहां की सरकार सभी के लिए काम करती है, ये बात तो है। और इसी वजह से वहां की सिंगली लोग हैं, वहां के जो आजादी के बाद जो वहां के नागरिक रह रहे हैं वहां पे, उनका इसमें काफी ज्यादा मतभेद खिलाफ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं बात करूं कि इसके अंदर बहुसंख्यक कौन है, तो बहुसंख्यक भी सिंगली लोग ही हैं, अल्पसंख्यक तमिल लोग हैं। तो इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा मतभेद है। दो कैसे, अब नोट्सों के माध्यम से समझ लेते हैं। तो श्रीलंका में 1948 से लेकर अब तक लोकतंत्र ही कायम रहा है, परंतु फिर भी श्रीलंका को काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और ये चुनौती ना तो सेना शासन की थी और ना ही राजतंत्र की थी, ये चुनौती जो थी वो थी जातीय संघर्ष की। श्रीलंका के अंदर दो जातियां रहती हैं, पहली तमिल जो कि वे भारत से आए हुए लोग हैं और खासकर तमिलनाडु में से। दूसरी जाति है सिंगली जो कि आजादी के बाद से उस देश में रहते हैं और वह पूर्ण रूप से उस देश के हैं, और जातीय श्रीलंका में बहुसंख्यक भी हैं। सिंगली राष्ट्रवादियों का यह मानना है जो सरकार तरह तरह की व्यवस्थाएं, सहायता उपलब्ध करा रही है, वह तमिलों पर ज्यादा खर्च ना करे, जो कि बल्कि पहले से ही उस देश के हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। यानी कि तमिल जो लोग हैं उन पर ज्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, अपना ज्यादा चीजें उन पर ध्यान ना दी जाए, उन लोगों पर ध्यान दी जाए जो पहले से हम इस देश के हकीकत में हैं, ये उनका मानना है। ठीक है, तो फिर इसी के चलते तमिल लोगों को भी आवाज बुलंद हुई और उनका कहना था कि हम भी इस देश के हैं और बहुत पुराने हैं और हमें अपना पूरा अधिकार चाहिए। और इस संघर्ष का नेतृत्व जो कर रहा था वो कर रहा था उग्र तमिल संगठन, यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। ये याद रखिएगा, जिसको हम लिट्टे के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आप। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस संघर्ष का, यानी कि जो तमिल लोग थे उनका संघर्ष का नेतृत्व जो कर रहा था वो कर रहा था उग्र तमिल संगठन, यानी कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म, और इसको हम लिट्टे के नाम से भी जानते हैं। यह स्थापित हुआ था 1983 में। उन्होंने इस संघर्ष के साथ एक नए देश की मांग की, जहां हम रहते हैं वहां एक नया अलग देश घोषित कर दिया जाए, परंतु इनकी इस इच्छा को स्वीकार नहीं किया गया। देखो पहले तो तमिल श्रीलंका हमारा वैसे छोटा सा है, और उसके अंदर भी तमिल लोगों की मांग हो गई थी कि जिस जगह पर हमारा बहुमत ज्यादा है वहां पर एक अलग देश घोषित कर दो और हमें अलग कर दो, हम अपना डेवलपमेंट खुद कर लेंगे। मगर श्रीलंका की सरकार ने इस बात से साफ मना कर दिया कि आपकी कोई इच्छा पूरी हो या ना हो, मगर ये तो बिल्कुल भी नहीं होने की है। ठीक है, तो श्रीलंका से संबंधित ये जातीय संघर्ष सिर्फ श्रीलंका से ही नहीं था, परंतु ये भारत से भी जुड़ गया था। यानी कि अब क्या चीजें थी कि जैसे ही वहां पे तमिलनाडु के लोगों पे, यानी तमिल लोगों पे काफी ज्यादा जुल्म होने लगा था, तो तमिलनाडु राज्य की सरकार केंद्र सरकार पर दबाव भी डाल रही थी कि फला देश के अंदर हमारे लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर परेशानियां दी जा रही हैं, तो आप कुछ ना कोई आवाज उठाएं। तो ये मसला अब सिर्फ श्रीलंका का ही नहीं था, इसके अंदर भारत भी इन्वॉल्व हो चुका था। तो भारत ने क्या किया देखते हैं। देखो ये भारत से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो लोग तमिल लोग थे वे भारत के ही तो थे, तमिलनाडु के। परिणाम स्वरूप भारत और श्रीलंका के बीच समझौते से संबंधित कई सारी मीटिंग भी हुई, शांति स्थापित की जाए, परंतु श्रीलंका भारत को कुछ पसंद नहीं कर रहा था। यानी कि श्रीलंका का मानना था कि भारत अपने आकार के हिसाब से बड़ा होने की वजह से, शक्तिशाली होने की वजह से हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है और हमारे ऊपर अपना प्रभाव जमा रहा है। ये श्रीलंका को अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, भारत हमारे देश के अंदर दखल अंदाजी कर रहा है, उनका मानना था, क्योंकि भारत ने तमिल और सिंगली लोगों के बीच सामान्यता स्थिति बनाने के लिए भारतीय सेना भेजी, जिसका नाम था शांति सेना, परंतु इसका असर कुछ नहीं हुआ था। फिर भारत
भारत ने 1989 में अपनी शांति सेना वापस बुला ली थी। अब देखिए शांति सेना वहां वापस बुला क्यों ली थी, क्योंकि शांति सेना वहां भेजी थी कि सिंगली लोगों के बीच में एंड तमिल लोगों के बीच में आपस में शांति स्थापित हो सके। और तमिल लोग ये समझ रहे थे कि भारत हमारे लिए सेना भेज रहा है, अब हम इनको मारेंगे सिंगली लोगों को। बट उल्टा हुआ वहां पे जाके, वो तो उल्टा उनको चुप करवाने लग गए कि आप शांत हो जाइए, मतभेद मत रखो अपने, और शांतिपूर्ण आंदोलन करो जिससे आपकी बातों को सुना जाए, रखा जाए, ये सब चीजें थी। तो अल्टीमेटली भारत से गुस्सा कौन हो गए थे? वहां के तमिल लोग थे। उन्होंने बोला कि भारत हमारी कैसी हेल्प कर रहा है, तो उल्टा हमें चुप करवा रहा है, ठीक है। और यहीं पर श्रीलंका के जो लोग थे, सिंगली लोग थे, उनका ये मामला था कि भारत अपने प्रभाव को जमाने के लिए हमारे ऊपर, हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है और हमारे देश के अंदर सेना भेज रहा है। ये दोनों ही तरफा बहुत गलत बात हो गई थी भारत की, क्योंकि जब भारत ने वहां सेना भेजी थी, क्योंकि हमारे लोग भी हमसे गुस्सा हो गए थे और श्रीलंका के लोग भी हमसे गुस्सा हो गए थे। तो इसीलिए भारत ने अपनी शांति सेना 1989 के अंदर वापस बुला ली, ठीक है। तो श्रीलंका के इस संकट को हिंसक चरित्र आज भी बना हुआ है और फिर आखिरकार सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया, क्योंकि 2009 में लिट्टे को समाप्त कर दिया गया। 2009 के अंदर क्या हुआ, जो लिट्टे का ग्रुप था वो समाप्त हो गया और इस संघर्ष के, उस ग्रुप के साथ ये संघर्ष भी समाप्त हो गया। मगर ये चीज आज भी श्रीलंका के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। परंतु इन संघर्षों के चलते हुए भी श्रीलंका ने अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया और अपनी जनसंख्या पर भी काफी हद तक नियंत्रण रखा। यानी कि भले ही इतना बड़ा जातीय संघर्ष श्रीलंका को देखना पड़ा, मगर उसने इन सब चीजों के चलते अपनी अर्थव्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया। उसने किसी भी तरीके की अपनी अर्थव्यवस्था में कमी नहीं आने दी। उसने हर एक चीज पे अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी में पूर्ण रूप से वो पार्टिसिपेट करता रहा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सा देश है समकालीन दक्षिण एशिया में जो कि अपने संघर्षों के चलते हुए भी अपनी अर्थव्यवस्था में सफल रहा? तो वो है श्रीलंका, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के साथ हमारा ये टॉपिक भी फिनिश होता है, हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। सो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अदरवाइज अगर आपको इस चैप्टर में या फर्स्ट चैप्टर के अंदर कोई कहीं डाउट बच गया हो तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं उसको पूरा करने की कंप्लीट कोशिश करूंगा स्पेसिफिक वीडियो के द्वारा। वैसे मैंने हर एक टॉपिक की स्पेसिफिक वीडियो ही क्रिएट करी है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो भी हो रही होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, अपने ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और अपने हिंदी नोट्सों के साथ। थैंक यू।